हेलो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द रैपिड क्लासेस में। हम जो पढ़ रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स के अंदर रियोप्टिक्स नाम की यूनिट को कवर कर रहे हैं। हमने जो उसके अंदर टॉपिक शुरू किया था वो क्या था, प्रकाश का अपवर्तन। आज उसके अंदर हम जो घटना पढ़ेंगे उसका नाम है क्रांतिक कोण। यानी आज जो हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर वो बात करें क्रांतिक कोण के बारे में। क्रांतिक कोण क्या है भाई, क्रांतिक कोण कैसे बनता है, इस बात को समझने के लिए तुम्हें पहले अपवर्तन के अंदर एक बात जाननी पड़ेगी, उसका बेसिक देखना पड़ेगा। क्या बेसिक है भाई, प्रकाश का अपवर्तन होने के लिए हमारे पास दो माध्यमों को होना जरूरी है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तभी प्रकाश का अपवर्तन हो पाता है। तो हमने दो माध्यम ले लिए। ये क्या है भाई, ये है अभिलंब। अभिलंब से हम क्या करते हैं, अभिलंब से ही उस प्रकाश किरण का कोण मापता है जो प्रकाश किरण आकर इस पर पड़ेगी। चलो एक किरण डालते हैं, ये हमारी आपतित किरण जो कि इतने कोण पर आकर पड़ी, इसका नाम होता है आपतन कोण। ये प्रकाश की किरण अगर माध्यम ना बदलता तो ये प्रकाश की किरण सीधी जानी चाहिए थी, क्योंकि माध्यम बदल चुका है, अब इस प्रकाश की किरण को मुड़ना पड़ेगा। ये प्रकाश की किरण दो प्रकार से मुड़ती थी। एक बार तो मुड़ी थी अभिलंब की तरफ को, ये एक केस था, या इस प्रकाश की किरण को हमने कहा था अभिलंब से दूर हटेगी, ये भी केस था। हमने इन दोनों के बारे में डिटेल में बात करी थी, कब प्रकाश की किरण अभिलंब की तरफ को मुड़ती है और कब प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटती है। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम क्रांतिक कोण है, ये इसी बारे में है, इसी से संबंधित है। एक बार मैं थोड़ा सा बता दूं कि कब प्रकाश की किरण अभिलंब की तरफ को मुड़ती है और कब कब प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटती है। केस फर्स्ट, यदि ऊपर विरल माध्यम हो और नीचे हो सघन माध्यम। जिस बच्चे को विरल और सघन के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है वो यहाँ से पहले की 2-3 वीडियो देखेगा, जिससे उसके बात क्लियर हो कि क्या होता है विरल माध्यम और क्या होता है सघन माध्यम। फिर भी मैं थोड़ा सा बता दूं, विरल माध्यम मतलब होता है पतला माध्यम और सघन माध्यम माने होता है गाढ़ा माध्यम। अगर फिर भी क्लियर नहीं हो रहा तो आप कंपेरिजन करके देखो। यदि मैंने ऊपर वायु ले ली और नीचे ले लिया कांच, तो कांच के कंपेरिजन में जो वायु है वो विरल है और वायु के कंपैरिजन में जो कांच है वो सघन है। मैं समझता हूँ सघन और विरल के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन तुम्हें मिला होगा, थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी। क्या मसला है, यदि कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो यार वो अभिलंब की तरफ को मुड़ जाती है, ये तो पहला केस हुआ। लेकिन अगर इसका अपोजिट हो जाए, ऊपर मैं कांच ले लूँ, यानी ऊपर ले लूँ सघन और नीचे ले लूँ विरल, तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई, उस कंडीशन में ये होगा कि वो प्रकाश की किरण अब की बार अभिलंब से दूर हटेगी। यानी केस 2 है, एक बार तो प्रकाश की किरण अभिलंब की तरफ को मुड़ती है, एक बार प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटती है। मैं जिस बारे में बात करूंगा वो केस नंबर 2 के बारे में बात करूंगा। ऊपर तो मैं लूंगा सघन माध्यम और नीचे लूंगा कोई विरल माध्यम, सघन और विरल। मैं प्रकाश की किरण को यहाँ डालता हूँ किसी एंगल पर, ये एंगल है आई, जिसको कहते हैं आपतन कोण। इस एंगल को बोलते हैं हम आपतन कोण। आपतन कोण के बारे में, जब ये प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो अब की बार ये अभिलंब से दूर हटती है। यानी जो हमारा आर आता है इस केस में, जब सघन से विरल में जाती है प्रकाश की किरण, आर की वैल्यू आई से हमेशा बड़ी आती है, क्योंकि अगर आई मान लो 60 है तो आर का मान 60 से बड़ा ही आएगा। अगर मैं इस आई को थोड़ा सा और बढ़ा दूँ, ध्यान देने वाली बात है, अगर मैं आई को थोड़ा सा और बढ़ा दूँ तो आर थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, आर की वैल्यू और बढ़ जाएगी। यानी आई के मान को बढ़ाते बढ़ाते इतना कर दो, आई के मान को बढ़ाते बढ़ाते इतना कर दो कि उसके लिए जो आर की वैल्यू आए वो आनी चाहिए 90 डिग्री। यानी इस आपतन कोण का मान बढ़ाकर इतना कर दो, आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाओ तो आर का मान बढ़ता जाएगा। आपतन कोण के मान को बढ़ा बढ़ा के इतना कर दो कि उसके लिए जो ये अपवर्तन कोण है, जो ये दूसरे माध्यम बनने वाला अपवर्तन कोण है, वो अगर 90 डिग्री हो जाए तो फिर वो आपतन कोण ही क्रांतिक कोण कहलाता है। फिर वो आपतन कोण ही क्रांतिक कोण कहलाता है। मतलब आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाएंगे तो जो विरल माध्यम में बनने वाला अपवर्तन कोण है वो बढ़ता जाएगा। आपतन कोण का मान बढ़ाते बढ़ाते जब इतना हो जाएगा कि उसके लिए अपवर्तन कोण का मान जब 90 डिग्री आता है तो उसी समय उसी आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। पहली बात, क्रांतिक कोण बनता हमेशा कहाँ है, सघन माध्यम में, क्योंकि जब सघन से विरल में जाएगी तभी उसी कंडीशन में ये अभिलंब से दूर हटेगी, और जब अभिलंब से दूर हटेगी तभी तो 90 डिग्री बनने के चांस बनेंगे। यानी कि अगर केस ये वाला होता कि विरल से सघन में जाती तो हमेशा तो अभिलंब की तरफ को मुड़ती, हमेशा अभिलंब की तरफ को मुड़ती तो कोण जो होता वो आई से हमेशा छोटा ही आता, 90 डिग्री होने के चांस ही खत्म थे। इसलिए हमने कहा ऊपर लिया हुआ सघन माध्यम, नीचे लिया विरल माध्यम, जब सघन से विरल में जाएगी तभी ऐसे चांस बनते हैं कि प्रकाश की किरण का कोण जो अपवर्तन कोण है वो 90 डिग्री पहुंच सके। तो हमें क्या करना है, आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाना है, अपवर्तन कोण के मान को काउंट करते जाना है। आपतन कोण की जिस वैल्यू पर जाकर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा, आपतन कोण की वो वैल्यू ही क्रांतिक कोण कहलाती है। मतलब सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है,
उसी आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। एक बार जरूर देखेंगे क्या है भाई, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण। हमने आपतन कोण का मान इतना ले लिया कि उसके लिए ये प्रकाशीय किरण जानी चाहिए थी सिद्धि, उसके लिए ये गई इस प्रकार, यानी यहाँ पर जो कोण बना के दिया वो कितना दिया, r बराबर 90। तो ये आपतन कोण ही फिर क्रांतिक कोण कहलाता है। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री, उसी आपतन कोण को फिर हम क्रांतिक कोण कहते हैं। चलो इसको एक बार लिखते हैं। सघन माध्यम में बना, सघन माध्यम में बना, माध्यम में बना वह आपतन कोण, वह आपतन कोण, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण C कहलाता है, क्रांतिक कोण C कहलाता है। यानी I का मान अगर इतना हो जावे कि उसके लिए R की वैल्यू कितनी आई, 90, तो फिर उस I को आपतन कोण ना कहकर उसी I को बोलते हैं हम क्रांतिक कोण। ओके, यहाँ तक की बात क्लियर। अब मैं इसके अंदर, इस बड़े डायग्राम के अंदर स्नेल का नियम लगाता हूँ जिससे मुझे एक रिलेशन मिलेगा जो कि सूत्र कहलाएगा। स्नेल का नियम लगाने पर, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में पढ़ाया था। क्या होता है भाई, ये होता है साइन I बटे साइन R बराबर 1n2। इसको लगाने का तरीका बताया था। ऐसे काउंट करना है, साइन I कितने कोण पर प्रकाशीय किरण आ रही है। इस वाले केस में, पर्टिकुलर इस वाले केस में जो प्रकाशीय किरण आ रही है वो C एंगल पर आ रही है, क्योंकि अब की बार ये I नहीं रहा, अब ये क्रांतिक कोण बन चुका। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, साइन C डिवाइड बाई साइन कितने कोण पर जा रही है, अब की बार ये 90 डिग्री कोण पे जा रही है, तो R की जगह रख देंगे 90 डिग्री बराबर 1। मतलब कहाँ से चली थी, ये प्रकाशीय किरण चल रही सघन माध्यम से, तो यहाँ लिखेंगे 1 की जगह सघन, n की जगह n, और कहाँ पहुँची भाई, ये पहुँची विरल माध्यम में, तो 2 की जगह लिख देंगे विरल। साइन C की जगह साइन C, साइन 90 की वैल्यू होती है 1 बराबर कितना आ गया भाई, सघन n विरल। 1 को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा फॉर्मूला, साइन C बराबर सघन के सापेक्ष विरल का अपवर्तनांक बराबर साइन C। ये होता है क्रांतिक कोण का रिलेशन। और यदि हम पुराने वाले नॉलेज के बारे में बात करें, यदि हम इन चीज़ों को एक्सचेंज कर देते हैं, मैंने फॉर्मूला बताया भी था, एक बार लिख के बता रहा कि 1n2 बराबर होता है 1/2n1। मतलब यदि इन दोनों का एक्सचेंज कर देंगे तो वैल्यू भी उल्टी हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ कर दो, अगर मैं यहाँ विरल और सघन कर दूँ तो इधर उल्टा हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, विरल n सघन बराबर 1/साइन C। ये था हमारा छोटा सा टॉपिक जिसका नाम था क्रांतिक कोण। मैं फिर बता रहा, क्रांतिक कोण बनने के लिए शर्त यह है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से चलेगी, तभी क्रांतिक कोण की स्थिति पैदा होगी। एक बात, और क्रांतिक कोण हमेशा कहाँ बनेगा, सघन माध्यम में बनेगा। क्रांतिक कोण कोई नया कोण नहीं है, वही आपतन कोण है। आपतन कोण का वो मान है जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 होता है, वही आपतन कोण फिर क्रांतिक कोण कहलाता है। मुझे लगता है बात क्लियर हुई होगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया कि क्रांतिक कोण क्या होता है। थोड़ा सा मैं एक बार फिर बता दूं, क्रांतिक कोण कहाँ बनता है, सघन माध्यम में, और कहाँ जाती है प्रकाशीय किरण विरल माध्यम में। एक बार देखेंगे, हमने इस आई एंगल को, जो आई होता है जिसको हम आपतन कोण कहते हैं, इसको इतना बढ़ा दिया कि इस आपतन कोण के लिए जो अपवर्तन कोण का मान आया था वो 90 डिग्री आया था, 90 डिग्री। इस स्थिति में इस आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। एक बार ध्यान देंगे, यदि मैं आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से ज़्यादा ले लूँ, क्रांतिक कोण के मान से भी ज़्यादा ले लूँ, उस स्थिति में क्या होगा भाई, उस स्थिति में जो अपवर्तन कोण है उसका मान 90 डिग्री से बड़ा आएगा। अगर अपवर्तन कोण का मान 90 से बड़ा हो गया तो प्रकाश की किरण तो इधर आएगी, फिर दूसरे माध्यम में जाने की नहीं, इधर से चली और इधर ही आ गई, दूसरे में नहीं गई। अगर दूसरे माध्यम में नहीं गई तो अपवर्तन तो हुआ नहीं। अपवर्तन होने की शर्त क्या है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे में जाती है तभी अपवर्तन होता है। ये तो पहले चली थी, पहले में वापस आ गई, इसका मतलब इसे बोलते हैं परावर्तन। क्या बोलते हैं, परावर्तन। एक बार ध्यान दो, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से बड़ा हो जाता है तो उस समय प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में न जाकर पहले में ही वापस लौट जाती है। क्यों भाई, क्योंकि R की जो वैल्यू है, R का जो मान है वो 90 से बड़ा होगा, और यदि R की वैल्यू 90 से बड़ी होगी तो 90 से थोड़ी सी बड़ी होते ही वो पहले माध्यम में वापस आ जाएगी। ये देखो ध्यान से, चित्र में दिख रहा होगा।
जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से बड़ा हो जाता है तो सघन माध्यम से चलने वाली यो प्रकाश की किरण विरल माध्यम में न जाकर सघन में ही वापस लौट जाती है। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से बड़ा होता है उस समय सघन माध्यम से चलने वाली प्रकाश की किरण विरल में न जाकर सघन में ही वापस लौट जाती है। इसी पूरी घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और इसको लिखते हैं एक बार। जब सघन माध्यम में बने सघन माध्यम में बने आपतन कोण का मान जब सघन माध्यम में बने आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से सी के मान से बड़ा हो जाता है तो इस स्थिति में सघन माध्यम से चली प्रकाश की किरण विरल माध्यम में न जाकर सघन में ही वापस लौट जाती है। इसी को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये भी एक जानकारी वाला टॉपिक था, इसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। यानी मैं अगर तुम्हें बताऊं आज के लेक्चर के बारे में जो हमने सीखा, वो सीखा कि प्रकाश का अपवर्तन होने के लिए जो आपतन कोण का मान है वो क्रांतिक कोण के मान के या तो बराबर हो या क्रांतिक कोण के मान से छोटा हो। यदि क्रांतिक कोण के मान से बड़ा हो गया आपतन कोण का मान, फिर अपवर्तन जैसी घटना देखने को नहीं मिलने की। इसलिए अपवर्तन कराने की बेसिक शर्त हमें ये पता लगी कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान के बराबर हो तब चलेगा या फिर क्रांतिक कोण से छोटा हो। ये दो घटना थी जो हमने इस लेक्चर में पढ़ी, जिसका नाम था क्रांतिक कोण और पूर्वांतरिक परावर्तन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे चलते हैं। चलिए, आज हमने इस वीडियो में जानने का प्रयास करा कि क्रांतिक कोण एक्चुअली होता क्या है, और फिर हमने जाना पूर्णांतरिक परावर्तन क्या होता है। मैंने एक से अधिक बार चीज़ों को बताने का प्रयास करा। फिर भी अगर किसी बच्चे को लगता है कि उसका कोई डाउट रह गया है, वो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेगा। मैं समय मिलते ही उसको जवाब देने का प्रयास करूंगा। यहाँ तक की जानकारी इस वीडियो में थी, यहाँ से आगे की जानकारी बड़ी विशेष है। हम जिस बारे में बात करेंगे उसका नाम होता है गोलीय पृष्ठ। गोलीय पृष्ठ पर हम अपवर्तन की घटना को समझेंगे। यहाँ से आगे की जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।